गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पूर्व वीडियो में हम बात कर रहे थे राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की प्रवृत्तियों के बारे में, विशेषताओं के बारे में। तो एक हमने इसका पहला जो पार्ट देखा था उसमें हमने जाना था कि परंपरागत दृष्टिकोण से क्या अर्थ है, राजनीति विज्ञान ने किस प्रकार अपनी यात्रा शुरू की, उसमें परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, समकालीन दृष्टिकोण के बारे में हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से इनका जो हर एक युग है उसमें कोई नई पद्धति आई, उसमें और पद्धतियां ऐड होती गई, जो अप्रासंगिक चीजें थी वो निकलती गई, काम की चीजें बनी रही और उसमें नई नई चीजें और ऐड होती रही और हमारे पॉलिटिकल साइंस का डेवलपमेंट होता रहा, नए नए सिद्धांतों का निर्माण होता रहा, सिद्धांतों के निर्माण में नई नई टेक्निक्स, नई नई पद्धतियां उसमें जुड़ती गई। ठीक है, तो ये हमने एक प्राचीन काल से पढ़ा। तो दोनों ही दृष्टिकोण में आप देखिए कि जैसे अपना भारतीय दृष्टिकोण है उसमें भी ये चीज चली है और पाश्चात्य जगत में भी चीजें चली हैं सारी की सारी। तो प्राचीन जो परंपरागत दृष्टिकोण की विचारधाराएं हम देखें तो हम भारतीय दृष्टिकोण में देखें तो मनु, कौटिल्य, शुक्र को हम देखते हैं। तो वहीं यदि हम पाश्चात्य जगत में देखें तो हम प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल, हिगल, ग्रीन, इन सब के विचारों को हम जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपने विचारों के आधार पे विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण किया और विभिन्न अपेक्षाएं जो वो चाहते थे राज्यों से, उनके आधार पे उन्होंने राजनीति विज्ञान में विभिन्न ग्रंथों की रचना की। और आज उन्हीं ग्रंथों के आधार पे विश्व में जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार उनमें से जो चीजें उनको लगी, जो सिद्धांत उनके काम के लगे, जो उनके सिद्धांत जो उनके लक्ष्यों से मैच कर रहे थे, उन्हीं के आधार पे उन्होंने विभिन्न शासन पद्धतियां अपनाई है। ठीक है, जैसे हमने प्रजातंत्र को अपनाया तो हमें लिबरल जो विचार थे, हमने उन विचारकों से प्रभावित रहे तो हमने उन विचारों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता, अधिकार, न्याय, इनकी बात की है। वहीं कुछ राष्ट्रों ने आपने देखा विश्व में मार्क्सिज्म को अपनाया, मार्क्स के विचारों से प्रभावित रहे तो उन्होंने मार्क्स की पद्धतियों को अपनाया, उनके आधार पर उन्होंने अपने यहाँ कानून बनाए, सिद्धांतों का निर्माण किया, नीति निर्माण की, अपनी योजनाएं बनी। इसी तरीके से आप देखते हैं कुछ विचारकों के प्रभाव विशेष राज्यों पर रहे, जैसे आप देखें स्विट्जरलैंड में यदि आप प्रभाव देखें तो हम देखते हैं कि रूसो जैसे विचारक जिन्होंने जनरल विल के बारे में कही, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात जो उस दौर में कहते थे, उनका प्रभाव दिखाई देता है जिनेवा में, चूंकि उनका लंबा समय रहा। तो कहने का मतलब यह कि विभिन्न विचारकों ने जितने भी अपने विचार थे, जो अपने वैल्यूज थे, जो उनको लगा, उन्होंने वो सारी चीजों पे चिंतन किया, मनन किया और उनको दूसरों को समझाने के लिए दूसरों से अपेक्षाएं उनकी रही कि विभिन्न राज्य इन चीजों को अपनाए और उन्होंने उनको लिपिबद्ध किया। वो कुछ उनके जीवन काल में पब्लिश हुए, कुछ उनके जीवन काल के बाद में पब्लिश हुए और इस तरीके से राजनीति विज्ञान ने राज्यों के क्रियाकलापों को नई दिशाएं प्रदान की। ये राजनीति विज्ञान के मुख्य रूप से आधार स्तंभ हैं, ये सारे के सारे विचारक जिन्हें हम परंपरागत दृष्टिकोण वाले विचारक कहते हैं, परंपरागत सिद्धांत निर्माण वाले जो विचारक हैं, ये सारे के सारे। तो इन लोगों की ही देन है, इन लोगों के विचारों की देन है जिन्होंने सोचा और धीरे धीरे सामाजिक स्थितियां बदली, राजनीतिक व्यवस्थाओं को उन्होंने जो दिशाएं दी, क्योंकि उन्हीं से राज्यों के क्रियाकलापों से ही विभिन्न राष्ट्रों के भविष्य का निर्माण हुआ। यह हमें भी पता है कि राज्य जो नीतियां बनाते हैं, राज्य के जो डिसीजंस होते हैं, राष्ट्रों के सरकारों के जो डिसीजन होते हैं, वही उन राज्यों के आम जन के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो परिस्थितियां, सामाजिक स्थितियां, राजनीतिक, ये सारे आपस में देखेंगे अंतर विषयक जो संबंध थे वो आगे चल के राजनीति विज्ञान में शामिल हुए। तो प्रारंभिक जो दौर था उसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण, जिसमें हमने इससे पूर्व में देखा था कि परंपरागत जो दृष्टिकोण है उसमें मुख्य रूप से हमने दो तीन विशेषताएं पूर्व में देखी है कि परंपरागत दृष्टिकोण या परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है उसमें मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र का प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता था। अध्ययन पद्धतियां थी वो वर्णनात्मक थी, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धतियां थी। ठीक है, आज हम नेक्स्ट अगली जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि ये परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत पार्ट है वो मूल्य प्रधान भाग रहा है। इसमें जितने भी सिद्धांत आप देखेंगे राजनीति विज्ञान के, परंपरागत जो राजनीति विज्ञान में जो पुराना राजनीति विज्ञान है उसमें जब हम देखते हैं प्रारंभिक, एक तरीके से आप पुराना क्या, प्रारंभिक जो राजनीति विज्ञान जिसे हम परंपरागत के नाम से कहते हैं, उसमें आप देखेंगे कि उन विचारों पे मूल्यों का प्रभाव रहा है। विभिन्न विचारकों ने अपनी जो बुक्स
लिखी है उनमें भी आप देखेंगे, जैसे मैंने अभी पूर्व में बात की थी कि रूसो की जैसे जनरल विल है, ये मूल्य प्रधान है। उसकी वैल्यूज थी कि जितना व्यक्ति के अंदर अपना एक ऐसी आइडियल विल होती है कि यदि वो आइडियल विल पे चलता है तो उसे किसी कानून की आवश्यकता नहीं है, और अपनी आइडियल विल से संचालित यदि कोई व्यक्ति होगा तो वो कभी गलत नहीं जाएगा। तो उन्होंने बेस ये बना दिया कि राज्य के कानून जब भी बने वो किस आधार पे बने, आइडियल विल के आधार पे बने। प्रत्येक व्यक्ति अपना शासन खुद करे, अपनी आइडियल विल के नियंत्रण में अपने आप को रखे। ये उनकी वैल्यू थे, ये उनके मूल्य थे, उन्होंने रखे। और आज आप देखते हैं कि उन्हीं वैल्यूज के आधार पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की स्थापना भी हुई है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि उस समय का लिटरेचर था वो मूल्य प्रधान। जो राजनीति विज्ञान में जो सिद्धांत बने थे उसमें आपने प्लेटो की रिपब्लिक देखी है। प्लेटो की रिपब्लिक कंप्लीट आप देखेंगे कि प्लेटो की वैल्यूज पे चलती है। जो वैल्यूज उसे सुकरात से मिली, जो वैल्यूज उसने अपने आसपास के एनवायरमेंट से खुद क्रिएट की, उन्हीं क्रिएशन के आधार पे, उन्हीं वैचारिक सृजनता के आधार पे उसने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक का सृजन किया। द रिपब्लिक उसने लिखी, और उसी रिपब्लिक में आपने पूर्व में पढ़ा भी होगा 11th 12th में भी, और जो एमए फाइनल के विद्यार्थी हैं उन्होंने बीए फाइनल में पढ़ा है पाश्चात्य राजनीतिक विचारों में, कि किस प्रकार वह एक आइडियल स्टेट की कल्पना करता है अपने मूल्यों के आधार पे। ठीक है, किस प्रकार वह एक फिलोसोफर किंग की बात करता है कि एक दार्शनिक राजा है, वो किस तरीके से पूरे राज्य में, नगर राज्य जो उस समय थे उनमें किस प्रकार से सुधार वो लेके आएगा। तो ये उसके वैल्यूज, तो ये उसकी बात है। इसी तरीके से आपने थॉमस मूर जो है उनकी किताब आपने यूटोपिया जो है वो आप देखेंगे, वो पूरी की पूरी आप देखेंगे कि वैल्यू बेस्ड बुक है। और ऑगस्टाइन का आपने देखा होगा द सिटी ऑफ गॉड, कि ईश्वर कैसा राज्य चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि ये सारी चीजें, ये जो बुक्स जो उस समय, तो पॉलिटिकल साइंस का जो परंपरागत लिटरेचर है जिनके आधार पे हम पॉलिटिकल साइंस के सिद्धांतों को पढ़ते हैं, वो सारा कैसा था, मूल्य प्रधान था। विभिन्न राजनीतिक विचारकों की अपनी वैल्यूज थी, अपने उनके मूल्य थे, उनका एक मान्यताएं थी, और उन्हीं मान्यताओं के आधार पे उन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया और राजनीति विज्ञान में अपनी अध्ययन को उन्होंने शामिल किया। ठीक है, अगली जो हम बात करें वो है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में निगमनात्मक पद्धति का यूज होता है, जिसमें उन्होंने पहले अपनी मान्यताएं डिसाइड की और उसके बाद में उन चीजों को उन्होंने लागू किया। सिद्धांत का निर्माण पूर्व में ही कर लिया गया। तो निगमनात्मक पद्धति, आगमनात्मक पद्धति आपने पूर्व में भी पढ़ी है। प्लेटो है वो आप पढ़ते हैं, उसकी पूरी पद्धति क्या है, निगमनात्मक। वो पहले बात करता है कि आइडियल स्टेट ऐसा होना चाहिए, अब वो आइडियल स्टेट को बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है वो तरीके काम में ले रहा है। ठीक है, तो निगमनात्मक पद्धति जो कल्पनाओं पर आधारित पहले सिद्धांत निर्माण की जो पद्धति थी वो उन्होंने यहां काम में ली है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन, व्यक्तिनिष्ठ का मतलब है कि व्यक्तियों की खुद की सोच कैसी थी, वो किस एनवायरनमेंट में रहे, उसी आधार पर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के सिद्धांतों का निर्माण किया। सामाजिक समझौता सिद्धांत आप पढ़ते हैं, तो सामाजिक समझौता सिद्धांत में आप देखते हैं कि हॉब्स भी सामाजिक समझौते की बात करता है, लोक भी सामाजिक समझौते की बात करता है, और रूसो भी सामाजिक समझौते की बात करता है। ठीक है ना, तीनों ने ही माना है कि राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण सामाजिक जो समझौता है वो रहा है। लोगों ने समझौता करके राज्य को उत्पन्न किया है, राज्य की उत्पत्ति हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि प्राकृतिक अवस्था की जब बात आती है कि सामाजिक समझौता किन परिस्थितियों में हुआ, जब ये वर्णन वो लोग करते हैं तो आप देखेंगे कि तीनों अलग अलग हो जाते हैं। हॉब्स अलग बात कहता है, लोक अलग बात कहता है, रूसो अलग बात कहता है। सामाजिक समझौता क्यों हुआ इसके बारे में आप देखेंगे तीनों अलग अलग। अब यहां ये क्या है, ये उनके व्यक्तिगत जो व्यक्तिनिष्ठ जो अध्ययन है वहां उनका प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने अपने इर्द गिर्द जैसे लोगों को देखा, उनके जो खुद के लक्ष्य थे। हॉब्स जो कि राजाओं को बचाना चाहता था तो उसने राज्य को पावरफुल माना। लोक जो कि आम जन की बात कहना चाहता था, उदारवादी प्रवृत्ति से, उदारवादी मूल्यों से प्रभावित था, वह प्राकृतिक अधिकारों की बात कहता है। वो राज्य से ऊपर व्यक्ति के अधिकारों को मान के चलता है। राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को कई प्रकार के राइट्स वो देता है, नेचुरल राइट्स देता है। समझ गए आप इस चीज को। रूसो ने जिन परिस्थितियों में देखा तो उसने माना कि नहीं, ये सारे लोग हैं, वो अपने, वो कहता है कि नहीं, व्यक्ति की आइडियल विल है, वो सबसे बड़ी चीज है। तो हम देखते हैं कि
परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में आप देखेंगे कि मुख्य रूप से उन व्यक्तियों का स्वयं का जो निजी उनकी जो जीवन की चीजें हैं, निजी जो अनुभव हैं, जो उनके पे प्रभाव था, उन्हीं प्रभाव के आधार पे उनके विचार बने, उनकी मान्यताएं बनी और उन्हीं के आधार पे उन्होंने अपने सिद्धांतों का निर्माण किया और अपनी मान्यता के अनुसार, यही तो निगमनात्मक पद्धति आ गई ना, अपनी मान्यता को सिद्ध करने के लिए उन्होंने विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण किया। क्लियर है चीज? तो परंपरागत राजनीति विज्ञान में आप एक चीज ये देखते हैं कि वहां व्यक्तिनिष्ठ और निगमनात्मक पद्धति का इस्तेमाल ज्यादा है। उससे अगली बात करें हम, तो आप देखेंगे कि अध्ययन क्षेत्र है वो बड़ा सीमित रहा है। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसमें आप देखेंगे कि अध्ययन क्षेत्र है वो बड़ा सीमित रहा है। अध्ययन क्षेत्र का मतलब वो केवल राज्य की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, राज्य के जो वैधानिक अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इनसे संबंधित कुछ, उनसे आगे वो नहीं जा रहे, उनकी बातें करते हैं। राज्य को क्या कार्य करना चाहिए, उनका सारा आप देखेंगे चिंतन है वो राज्य के इर्द गिर्द केवल इन्हीं अंगों पे, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, इनसे आगे आप पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़ते हैं तो लगभग सबके बिंदु आप देखेंगे न्याय पे उनके मतलब क्या विचार हैं, स्वतंत्रता के बारे में क्या कहते हैं, अधिकारों के बारे में क्या कहते हैं। तो घूम फिर के इससे ज्यादा उन्होंने चिंतन नहीं किया है। उन सबका जो मूल थ्योरी थी, तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में जो अध्ययन पद्धति का जो विषय था वो बड़ा उन लोगों ने सीमित, मतलब उन्हीं चीजों पे चर्चाएं खूब की, उन्हीं पे वर्णन खूब किए, बातें खूब की है, लेकिन उन्हीं के अपने अपने वैल्यूज के आधार पे उन्हीं विषयों पे वो चर्चाएं करते रहे हैं जो काफी सीमित रहे हैं। आधुनिक राजनीतिक विचारों में हम देखेंगे कि इसमें आम व्यक्ति तक आधुनिक विचारक पहुंचा है। प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति के उस चीज को उन्होंने छुआ है मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस ने, जो राज्य को प्रभावित करते हैं, जो राज्य की नीतियों को प्रभावित करते हैं, जो राज्य के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या होना चाहिए, अधिकार क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता क्या होनी चाहिए, राज्य को क्या करना चाहिए, इन्हीं चीजों पर और अपने अनुसार, अपने वैल्यूज के अनुसार इन्होंने राजनीति विज्ञान में सिद्धांतों का समावेश किया है। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान में जितनी भी आप चीजों का, जितनी बुक्स का आप अध्ययन करेंगे, आपको लगभग आप देखेंगे कि आपको वही बिंदु सारे के सारे मिलेंगे। तो एक सीमित एरिया जिसकी हम बात करते हैं, और जब क्षेत्र में अपन पढ़ेंगे तो हम इन क्षेत्रों को और ज्यादा डिटेल्स देखेंगे। परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, ठीक है ना, ये एक अलग से प्रश्न आता है। तो द स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस, स्कोप का मतलब समझ गए आप, स्कोप क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब जैसे आप बीए पार्ट फर्स्ट में हैं, आप एमए फाइनल में हैं, तो बीए पार्ट फर्स्ट का विद्यार्थी क्या पढ़ेगा, एक सिलेबस निर्धारित होता है ना कि भाई ये चीजें हैं, ये बीए पार्ट फर्स्ट का विद्यार्थी ही पढ़ेगा। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, यदि फर्स्ट ईयर में आप बात करें तो आप कहेंगे नहीं अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हम इसे कौन सी क्लास में पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में। पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में इस साल नहीं है तो आप उसको इस परीक्षा की दृष्टि से आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अन्य परीक्षाओं के लिए पढ़ सकते हैं आप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे आप, लेकिन यदि आपको बीए पार्ट फर्स्ट की एग्जाम, तो आपको एक फिक्स कर दिया गया है। जब एक क्राइटेरिया फिक्स हो जाता है तो हमारे लिए कुछ चीजें इजी हो जाती है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ये हमारे लिए चूज करना आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से आप देखते हैं कि स्कोप का मतलब है कि अध्ययन का क्षेत्र कितना होना चाहिए। एक तरीके से जैसे आपका सिलेबस है, वैसे ही राजनीति विज्ञान में परंपरागत जो राजनीति विज्ञान थी उसका क्षेत्र, उसके अध्ययन का सिलेबस क्या था, ये आपको देखना है। जैसे हमने अभी बात की राज्य, सरकार, औपचारिक संगठन या अनौपचारिक संगठन जैसे दबाव समूह, दल, ये सारी चीजें अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो ये एक अलग प्रश्न बनता है पूरा का पूरा, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार क्षेत्र और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार क्षेत्र। और जब कंपैरिजन करेंगे तब भी हम देखेंगे कि परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण जो आया उसमें दोनों में कितना अंतर हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं केवल परंपरागत दृष्टिकोण जो है राजनीति विज्ञान का, उसकी विशेषताओं की। तो उसमें एक विशेषता ये दिखाई दी कि इनके, इसका क्षेत्र है वो जो उस समय अध्ययन पद्धति जो रही, वो अध्ययन का जो क्षेत्र था वो काफी सीमित रहा। राज्य, सरकार, दबाव समूह, ये सामान्य जो चीजें थी, इससे आगे ये लोग नहीं बढ़े। अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, मतलब आप ओवरऑल देखेंगे तो 20-25 बिंदु ऐसे थे जिन पर सारे विचारकों ने अपनी बातें कही है, अपने अपने अनुसार, अपने अपने वैल्यूज के अनुसार कही है। अगली बात यदि हम कहें राजनीति विज्ञान की, तो वो है कि एक, हालांकि आलोचना के रूप में भी आता है, लेकिन एक प्रवृत्ति के रूप में यदि हम देखें तो हम देखेंगे कि ये वेस्टर्न जो
कंट्रीज हैं, पाश्चात्य जगत है, क्योंकि प्लेटो, अरस्तु, होब्स, लॉक, रूसो आप देखेंगे लगभग सारे इंग्लैंड से, या पुराने जो ग्रीक यूनानी विचारक हैं तो यूनानी विचारक हो गए, उसके बाद में इंग्लैंड से हो गए, तो स्विट्जरलैंड, जिन्हों तो पाश्चात्य जो राजनीतिक विचारक हैं, पाश्चात्य देश हैं, उनकी परिस्थितियों के अनुसार मैक्सिमम ये चीजें लिखी है। तो ग्रीक थॉट्स, और आप इधर आप देखते हैं फिर ये सारे के सारे आगे जो, तो ये जो आपका मैकियावली है, हॉब्स, लॉक, रूसो हैं, इनका इंग्लैंड पे प्रभाव देखेंगे। फिर अमेरिकन जो थॉट्स आपको मिलेंगे, समकालीन में भी बाहर के ज्यादा मिलेंगे, लेकिन अपन अभी बात करते हैं। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान में पाश्चात्य जगत सेंटर पॉइंट रहा है उनके अध्ययन का, जो विषय वस्तु उन्होंने दी है। तो चूंकि जो चीजें उन्होंने देखी उसी के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांतों का निर्माण किया। तो चूंकि पाश्चात्य जगत से सारा कुछ ये आ रहा है, ये विचारक जुड़े हुए हैं, तो मैक्सिमम जो सिद्धांतों का निर्माण हुआ है, वो सिद्धांतों का निर्माण भी इन्हीं से प्रभावित होकर हुआ है। और एक जो अंतिम बात हम कहें कि चूंकि ये स्वयं की वैल्यूज आधारित परंपरागत दृष्टिकोण रहा है पॉलिटिकल साइंस में, इनका मैक्सिमम जो सिद्धांत बने हैं, ठीक है ना, हालांकि ये वो सारे सिद्धांत जैसे अरस्तु जैसे लोगों ने अध्ययन किया, विभिन्न तुलनात्मक रहे हैं, लेकिन इन्होंने सारी मटेरियल कलेक्ट करके रहा है, जैसे अभी अपन देखते हैं सहभागिता के रूप में कम, और अध्ययन के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांतों का निर्माण ज्यादा किया है। समझ गए आप इस चीज को? तो ये कई बार क्या होता है कि बड़ा उसमें आप उस चीज को केवल पढ़ के, उन परिस्थितियों को देख के केवल नियमों के आधार पे आप किस चीज का जज करें या कोई निर्णय लें, बजाय उन परिस्थितियों में जाके, ठीक है। तो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस से वो बात क्या करती है, वो बिहेवियर को पास से जाकर जांच करके बाद में उस पर सिद्धांत निर्माण की बात करती है। लेकिन इन्होंने केवल उन परिस्थितियों को पढ़ के, तो एक तरीके से परंपरागत जो राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनका अधिकतम निर्माण है, जैसे कि आलोचना भी करते हैं कि बंद कमरों में हुआ है, केवल पुस्तकालयों में उन लोगों ने पढ़ा और अध्ययन कर करके इन्होंने अपनी वैल्यूज के आधार पे अपने सिद्धांतों का निर्माण किया। तो ये एक आलोचना भी है और ये इसकी प्रवृत्ति के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा है राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण जो राजनीति विज्ञान का है उसकी सामान्य विशेषताएं या प्रवृत्तियां, ठीक है। तो बीए पार्ट फर्स्ट और एमए फाइनल, ये दोनों में आपके ये प्रश्न है, इसको आप अच्छे से तैयार करिए। और भी बहुत सी बुक्स हैं, ये केवल एक इस तरीके से देखिए, सारी चीजें शामिल करना बड़ा कठिन कार्य होता है, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश ये है कि हम किसी चीज को छोड़े नहीं। हम हर वो चीज, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का बेस है वो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी से ही शुरू होता है, तो आप कहीं भी ऐसी कोई लापरवाही नहीं करें। इनको यदि आप नहीं समझ पाए तो आपको आगे जब आप नेट के एग्जाम देंगे, पॉलिटिकल साइंस को एक सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर का जब आप, तो उस समय बड़ी समस्या आती है एमए वगैरह में। ये तो अभी से आप इनको, अच्छी बुक्स हैं उनको, आप पॉलिटिकल थ्योरी की आप उनको पढ़ना शुरू करिए, और कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आपको बता रखा है कि आप जब चाहें तब पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।